वेलकम टू अपडेट आईएएस। आज हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और यह समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लीगल रूट्स का इस्तेमाल करके किया गया एक बड़ा फ्रॉड कैसे है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखें, आपका बहुत समय बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, उन्हें अभी केवल इतना समझना है कि यह एक प्रकार का चंदा है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया और यह आदेश दिया कि एसबीआई अब से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं करे। और अब तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इनकैश कराया गया है, उससे संबंधित सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करें और इलेक्शन कमीशन सभी प्राप्त जानकारी को पब्लिक करे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी पब्लिक किया गया है वह 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। लगभग एक साल का डाटा अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि एसबीआई के पास इसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि जितने समय का डाटा मिला है क्या वो कंप्लीट है या इसमें कुछ मिसिंग है। जवाब है नहीं, अभी हमें सभी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अल्फा न्यूमेरिक कोड शेयर नहीं किया गया है एसबीआई के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन के साथ उसको शेयर करना था। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने कितना चंदा खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि वह अल्फा न्यूमेरिक कोड इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करे। इससे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसे कौन या कितना चंदा दे रहा था। हमारे लिए ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस स्कीम में क्या खामियां रहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना और इसे रद्द किया। इसलिए एक नज़र फंडिंग पे डालने के बाद हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये है पॉलिटिकल पार्टीज को मिले चंदे का लिस्ट। यहां दो चीजें नोटिस करने लायक है। पहला, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों नेशनल लेवल की पार्टी हैं। आप यहां देखिए, इनको चंदे में मिले अमाउंट में यहाँ जो डिफरेंस है, डिफरेंस देखिए, इसे 6000 करोड़ और इसे 1400 करोड़। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो ये शो करता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसके अगेंस्ट है। अगर एक पार्टी के पास में इतना ज़्यादा रकम आ रहा है चंदे के रूप में और एक पार्टी के पास इतना कम आ रहा है, तो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे यहाँ पे बनेगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है, टीएमसी से संबंधित जो तृणमूल कांग्रेस है, ये मेनली वेस्ट बंगाल में वेस्ट है। एक स्टेट में इसकी मौजूदगी है, इस पार्टी की मौजूदगी सिर्फ एक स्टेट में है और इसको इतना बड़ा अमाउंट एक नेशनल लेवल पार्टी से ज़्यादा इसको फंड मिलना, ये आश्चर्यजनक है। ये तो यहाँ पे एक जांच का विषय होना चाहिए, एक जांच का विषय होना चाहिए कि एक स्टेट में सीमित रहने वाली एक पार्टी को इतना ज़्यादा पैसा कैसे मिला। आप देखिए, परसेंटेज देख सकते हैं,
बीजेपी को मिला 47.5% और कांग्रेस को 11%, टीएमसी को 12.6%। अब देखते हैं चंदा देने वालों की लिस्ट। ये है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये लॉटरी बेचने वाली कंपनी है। ये इतना सबसे ज़्यादा इसने दिया है चंदा। उसके बाद से है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये टॉप के डोनर्स हैं। जो सबसे पहला जो डोनर है, टॉप पे है, उसने जो डोनेशन दिया है उस समय उसके ऊपर ईडी की कार्यवाही भी हुई है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामले को देखती है, तो इसके द्वारा इसके ऊपर कार्यवाही की गई है। उसके बाद से पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधीन इसके ऊपर कार्यवाही हुई है और फिर ये इतना चंदा दिया है। तो यहाँ पे करप्शन का एंगल दिखता है। अब देखिए 22 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड दिया है, जिसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिला है। तो कोई कंपनी 100 करोड़ का चंदा क्यों दे रही है, ये सोचने वाली बात है। कोई 100 करोड़ का अगर फंड कर रहा है तो ये जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। ये जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे फायदे का एंगल दिखता है। यहाँ पे क्विड प्रो को कोई अगर 100 करोड़ दे रहा है तो फायदा जरूर इसमें ढूंढेगा। बिना फायदे के कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा। और ऐसी 22 कंपनियां हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट दिया है। ये है उनकी लिस्ट जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ज़्यादातर कंपनियां हैं या तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके का जो कंपनी होता है उसको कंट्रैक्ट, सरकारी कंट्रैक्ट उसका एक बहुत बड़ा आधार होता है उसकी प्रोग्रेस में। तो इस तरह की कंपनियों के द्वारा इतना ह्यूज अमाउंट में चंदा देना एक कंसर्निंग बात है। और है कि जो कंपनियों के द्वारा जो चंदा दिया गया है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका कोई प्रॉफिट ही नहीं रहा, हाँ, कोई टर्नओवर उनका नहीं रहा, फिर भी उन्होंने चंदा दिया है। किसी कंपनी को 10 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने 100 करोड़ चंदा दिया। ये कैसे संभव होगा? अगर किसी कंपनी को 10 करोड़ भी चंदा, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो 100 करोड़ चंदा क्यों दे रहा है? कहाँ से दे रहा है? अपना घर बेच के दे रहा है चंदा? और चंदा ऐसा क्यों दे रहा है? सवाल ये है कि कोई कंपनी जिसको अगर 10 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 400 करोड़ का चंदा क्यों दे रहा है? बहुत सारी कंपनियां चंदा तब दी जब उनके ऊपर हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया या इनकम टैक्स, इनके द्वारा उनके ऊपर जब कार्यवाही की गई है तब उन्होंने चंदा दिया है। तो ये तो क्लियरली दिखाता है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इस्तेमाल करके चंदा लिया गया है। इससे क्लियर क्या हो सकता है पिक्चर, जो शो करे कि इस स्कीम का इस्तेमाल किया गया है मनी को एक्सटॉर्ट करने के लिए। हमारी सरकारी एजेंसियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनका इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल फंडिंग को लेने के लिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक क्यों घोषित किया। यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं। एक 5 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसके द्वारा इसको
यूनानिमस तरीके से सर्वसम्मति से इसको असंवैधानिक घोषित किया गया और इसको खारिज किया गया। कौन से आधार पे? इसको जो आधार रहा हमारे संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन माना। इस स्कीम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना था कि पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देना इस बात को एक इनकरेज करेगा, एक ऐसी सिस्टम को इनकरेज करेगा जिसमें कोई कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा उसके बदले में कोई फायदा लेने की कोशिश करे। और ये भी कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही केवल एक ऐसा माध्यम नहीं है जो फंडिंग करने का, जिससे ब्लैक मनी जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर नहीं करे। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये स्कीम ब्लैक मनी को जो एलिमिनेट करने का जो तर्क है इस पे खरा नहीं उतरता है, तो इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या? एक प्रोमिसरी नोट है। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो जिस पे प्रॉमिस किया गया है कि जो अमाउंट इस पे लिखा गया है, अगर आप जो डेजिग्नेटिंग जो बैंक अकाउंट है, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज का जो डेजिग्नेटिंग जो बैंक अकाउंट है, वहाँ पे उसको सबमिट करने पे जो अमाउंट उस पर लिखा गया है, जो उसमें प्रॉमिस किया गया है, वो अमाउंट उसके खाते में डाला जाएगा। ये किसके द्वारा खरीदा जा सकता है? इंडिविजुअली भी खरीदा जा सकता था और जॉइंटली भी खरीदा जा सकता था, कुछ लोग मिल के भी खरीद सकते थे। आप यहाँ देख लीजिए, एक प्रोमिसरी नोट है, जैसे हमारा जो करेंसी नोट होता है, ये भी एक प्रोमिसरी नोट होता है। यहाँ पे आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपी। यहाँ पे प्रोमिस कर रहा है कि जो बियरर है, जो धारक है, जिस आदमी के पास ये नोट है, उसको इस अमाउंट का जो भी अगर सामान देना हो तो उसको दिया जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें समानता दिखा रहा है। अंतर क्या है? अंतर यहाँ पे केवल ये है, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था। ये एक सैंपल है, यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने के लिए। इसमें बहुत सारे कंडीशन थे। और ये हमारा जो करेंसी नोट होता है, इसका अमाउंट जैसे मान लिया कि 1500 के आसपास में है, 150, 1500, लेकिन यहाँ पे आपको करोड़ में भी मिल जाएगा। 1 करोड़ का भी आपको प्रोमिसरी नोट जारी किया जाएगा। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग जरूरी क्यों है, क्यों पॉलिटिकल फंडिंग होना चाहिए। तो इसका पहला तर्क है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका पहला एम होता है कि पॉलिटिकल पावर को गेन करे। ये पॉलिटिकल पावर कैसे गेन करता है? उसके लिए उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ता है। और चूंकि ये इलेक्शन जो कंटेस्ट करने का ये जो काम है, ये बहुत कॉस्टली काम है। इसमें बहुत पैसा लगता है, कैंपेन में, बहुत सारे अरेंजमेंट्स में। वोटर्स को कैसे अपने विचारधारा से जोड़ना है, तो इसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। तो अगर ये खर्चा कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं करे, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता है। अगर ये फंडिंग उसकी नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग नहीं हो, तो केवल जो धनी हैं, जिनके पास पैसा है, जो इतना खर्च कर सकते हैं, इलेक्शन को जो कंटेस्ट करने का जो खर्च होता है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहीं इलेक्शन लड़ेंगे, वहीं पॉलिटिकल पावर को गेन करेंगे। तो इसलिए
फंडिंग जरूरी है। फंडिंग इसलिए जरूरी है ताकि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, केवल रीच लोग पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें एंटर नहीं करें, और गरीब के लिए भी यहाँ पे जगह हो। वो भी अगर चाहता है कि पॉलिटिकल पावर गेन करे तो उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाए। तो जो इसलिए पॉलिटिकल जो फंडिंग है यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल फंडिंग से क्या होता है, ये इनेबल करता है इंडिविजुअल और ग्रुप को, जो आम मतदाता है, जो आम वोटर है, चाहे जो आम नागरिक है, कि वो अपनी पार्टी का जो उसकी जो चॉइस की पार्टी है, जिस पार्टी की विचारधारा को मानता है उसको सपोर्ट करे। ये इंडिविजुअल को क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट करता है, यहाँ पे इनेबल करता है कि वो अपनी पसंद की पार्टी को सपोर्ट करे फंडिंग के द्वारा। वो फंडिंग करके जिस पार्टी को विचारधारा को मानता है, जिस पार्टी की विचारधारा से वो प्रभावित होता है, सोचता है कि ये पार्टी पावर में रहे, उस पार्टी को वो फंड करके उसको प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या इनेबल करता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट कर सकती है, अपनी रीच बढ़ा सकती है, पब्लिक में अपनी मौजूदगी को ज़्यादा फैलाती है, अपना रीच बढ़ाती है। इससे पहले कैसे होता था, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब नहीं था तो पॉलिटिकल फंडिंग कैसे होती थी? तो उस समय जो फंडिंग होती थी वो होती थी कैश में। जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था तो फंडिंग जनरली कैश में होती थी, और ये कैश का पैसा जनरली ब्लैक मनी वाला पैसा होता था। इसमें क्या था कि अगर 20,000 से ज़्यादा का कोई अमाउंट है, अगर कोई आदमी 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी पे ये ऑब्लिगेशन था कि पॉलिटिकल पार्टी उस डोनर के बारे में बताए कि कौन आदमी 20,000 से ज़्यादा डोनेट किया है। अगर 20,000 से कम है तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो जो डोनर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है रमेश, ये किसी पार्टी को 25,000 रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले डोनेट करता। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी एक्स को डोनेट करता। तो अब पॉलिटिकल पार्टी एक्स के लिए कंपलसरी था उसको बताना कि 25,000 रुपया इस आदमी ने दिया है। उसको अपने खाते में ये दिखाना होता था कि इस आदमी ने हमको 25,000 रुपया चंदा दिया है। अगर यही आदमी 18,000 उसको देता तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसा जरूरी नहीं था कि इस रमेश की, इस डोनर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे, उसको अपने खाते में इसके बारे में कुछ मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी। जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये दिखाना जरूरी नहीं था कि उसको किसने चंदा दिया है, अगर चंदा 20,000 से कम में आता है। तो इसका कैसे मिस यूज किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी उसको चंदे मिलते थे ना, उसको 20,000 से कम के रेसिप्ट में ब्रेक डाउन कर लेते थे, तोड़ लेते थे। अब इसकी वजह से क्या करना होता था, उनको डिस्क्लोज करने की, जो डिस्क्लोज करना होता था उस ऑब्लिगेशन से बच जाते थे। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी 1 लाख रुपया किसी पार्टी को फंड किया, उसको डोनेट किया, तो वो क्या करता था, 1 लाख ना दिखा, चूंकि 1,20,000 से ज़्यादा है। अगर 1 लाख उसका रेसिप्ट अगर उसको दिखाएगा तो इस डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी होती थी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो इसलिए इसको कैसे तोड़ता था, 18,000 का 5 और एक 10,000 का रेसिप्ट बना लो, 6 रेसिप्ट बना लो। और 6 रेसिप्ट बनाने की वजह से क्या होता था कि यहाँ पे अब ये 20,000 से छोटे अमाउंट में हो गए सारे,
तब इसको डिस्क्लोज करने से बच जाती थी पॉलिटिकल पार्टी। इस वजह से जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी उनका किसी किसी का 99%, किसी का 100% ये चंदा आता था। सब वो दिखाते थे कि हमको सब 20,000 से छोटे अमाउंट में आया है, तो किसने हमको चंदा दिया है ये बताना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता था कि जो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी आ जाता था, चूंकि उसको 20,000 से छोटे अमाउंट में तोड़ के और पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर दिया जाता था। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में आके ब्लैक मनी यहाँ पे क्लीन हो जाता था और यहाँ पे जो क्रिमिनल माइंडसेट वाले जो लोग थे वो यहाँ पे भरे रहते थे। क्रिमिनल्स थे, चाहे रिच पीपल थे, चाहे करप्ट लोग थे, तो उनका इसमें इन्फ्लुएंस था हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, क्योंकि वो फंड कर रहे थे अपना ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डोनेट करके और गवर्नमेंट पॉलिसीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड डिफरेंट कैसे था? इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे इसको एक माइंड मैप से यहाँ समझते हैं, जैसे जो एसबीआई के जो डेजिग्नेटेड ब्रांच थे वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना होता था। ये कोई डोनर है, ये डोनर है, तो इसने एक इलेक्टोरल बॉन्ड इसको खरीदना था। ये जाता था यहाँ पे एसबीआई का जो डेजिग्नेटेड ब्रांच है वहाँ से परचेज करने के लिए। तो इसको परचेज करने के लिए वो अब कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, कैश का इस्तेमाल यहाँ पे वर्जित था। कैश के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकता था कोई। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए आपको क्लीनर फॉर्म ऑफ मनी पेमेंट को आपको अपनाना होता था, जैसे ऑनलाइन हो गया, चेक हो गया, डीडी हो गया, एटसेट्रा। तो इस माध्यम से आप क्लीन मनी के माध्यम से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे खरीदा और उसके बाद से अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस अमाउंट में मिलते थे? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, 1 करोड़, इस अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते थे। अब इसको इसने डोनेट किया एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो उसके पसंद का पॉलिटिकल पार्टी है, उसको डोनेट किया। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो डेजिग्नेटेड जो ब्रांच है एसबीआई का वहाँ पे ले जाके इनकैश कराया, तो उसके अकाउंट में पैसा चला गया। अगर ये 15 दिन से पहले कराया इनकैश तो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिलता था। अगर ये 15 दिन से ज़्यादा हो जाता था तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं मिलता। उसका पैसा अगर जैसे 15 दिन से ज़्यादा हुआ तो जो जिस अमाउंट का, मान लीजिए कि 1 करोड़ का अगर किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, 15 दिन से पहले, 15 दिन के अंदर उसको इनकैश नहीं कराया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर फंड में वो चला जाता था। अब देखते हैं कि इसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड को एक मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे पार्लियामेंट में। सरकार का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हम जो ब्लैक मनी जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करता है हम उसको रोकेंगे, कैश की यूज़ को हम मिनिमाइज करेंगे, हम क्लीन फॉर्म ऑफ मनी से पॉलिटिकल फंडिंग को इनेबल करेंगे। तो मनी बिल के रूप में लाया गया था। ये एक मुद्दा रहा है पूरे कार्यवाही में, और जितने अपोज करने वाले लोग थे इस मुद्दे को लोग उठाते थे कि मनी बिल के रूप में क्यों लाया गया था। चूँकि कोई भी जो बिल हमारे पार्लियामेंट से पास कराना होता है ना, तो उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराना होता था। उसके बाद से उसको प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जरूरी होता है किसी बिल को पास कराने के लिए। मनी बिल के साथ में क्या होता है कि मनी बिल के केस में लोकसभा ये सारा पावर इसी के पास में आ जाता है। लोकसभा से पास कराओ, उसके बाद से राज्यसभा का इसमें कोई से नहीं रहता था। अब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ तो हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे राज्यसभा को यहाँ पे बाईपास कर दिया जाता था, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती थी। मनी बिल में, मनी बिल जो भी होता है उसमें राज्यसभा का कोई से नहीं रहता है।
तो इसमें मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको कौन डिजिग्नेट करता है, इसको कौन अथोराइज करता है? इसके लिए होता है जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर है, इसके पास पावर है कि ये किसी बिल को लेबल करे कि ये मनी बिल है कि नहीं है, और इसके डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है। इसको ये पावर मिला हुआ है लोकसभा के स्पीकर को। ये इसका बहुत बड़ा पावर है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, इस डिसाइड कौन करेगा? ये करता है लोकसभा का स्पीकर, और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये मनी बिल के रूप में इसको जो पेश किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था अपोजिशन के लिए। अपोजिशन इस बात को लेकर भी इसका विरोध कर रहे थे। 2017 में जो मनी बिल के रूप में इसको पेश किया गया था, इससे क्या क्या किया गया? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, इसमें चेंज किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया गया, कंपनी एक्ट में चेंज किया गया, इसको अपने पीछे बताया आपको, एक ऐसा मनी इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोमिसरी नोट है, एक बियरर बॉन्ड है। बियरर बॉन्ड का मतलब है कि जिसके पास रहेगा उसको उतना अमाउंट मिलेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए किसी आदमी ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो इसको किसी कांग्रेस वाले ने, इसको इसने छीन लिया, तो अब ये मिल जाएगा कांग्रेस को, क्योंकि इस पे न बीजेपी का नाम लिखा है न कांग्रेस का नाम लिखा है। ये है बियरर बॉन्ड, मतलब जिसके पास रहेगा उसको पैसा मिलेगा। बीजेपी के लिए लिया गया था लेकिन कांग्रेस ने इसको छीन लिया, तो ये क्या हो गया? ये कांग्रेस को मिलेगा, उसका जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसमें ये पैसे को इनकैश करा सकता है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए समझाए हैं, ठीक ना, कि बियरर बॉन्ड का मतलब क्या होता है। बियरर बॉन्ड का मतलब है कि जिसके पास में है उसको अमाउंट जो प्रॉमिस किया गया है, जो उस बॉन्ड पे जो अमाउंट प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा, उसको उतना पेमेंट किया जाएगा। बियरर बॉन्ड का मतलब ये है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को एक बियरर बॉन्ड के रूप में लाया गया था। तो यहाँ पे ये सवाल उठाया कि बियरर बॉन्ड का होने की वजह से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा कि ब्लैक मनी को ये कैसे कर्व करेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है एक्स, एक क्रिमिनल है, एक कंपनी के पास से जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा जो क्लीन मनी है उससे एक इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद लो। ये कंपनी के पास आया और इसका जो ब्लैक मनी था इसका, एक क्रिमिनल है, इसका ब्लैक मनी था, इसने कंपनी को दे दिया और इसके माध्यम से ये खरीदवा लिया। चूंकि ये बियरर बॉन्ड है, अब ये लेके जाए या ये लेके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पार्टी को देना है। अगर एक कंपनी लेके जाता है या एक इंडिविजुअल लेके जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसने इसको ब्लैक मनी इस कंपनी वाले को दे दिया, उससे ये खरीदवा लिया और ये जाके अपने पार्टी को दे दिया। तो यहाँ पे ये ब्लैक मनी इस्तेमाल हो गया कि नहीं यहाँ पे? तो ये जो तर्क था सरकार का कि ब्लैक मनी को समाप्त करने के लिए लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे इसको खारिज किया कि ये बियरर बॉन्ड है। ये क्रिमिनल, आप क्लीन मनी से खरीद रहे हैं लेकिन उसको बीच में ले जाकर के आप एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं ना। कोई ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी के बदले भी ले सकते हैं इसको। तो ये एक सवाल उठा रहा था कि ब्लैक मनी को
जो ब्लैक मनी को हटाना था पॉलिटिकल जो स्पेस से, उसमें ये प्रभावकारी नहीं है। ये तर्क सरकार का यहाँ पे स्टैंड नहीं करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो ब्लैक मनी है वो समाप्त हो जाएगी। ये जो रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक लाया गया था रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो उसका जो डेजिग्नेटिव अकाउंट है, सब अकाउंट में इसको इनकेस नहीं करा जा सकता है। जिसको डेजिग्नेट किया गया है उसी अकाउंट में इसको रिडीम किया जा सकता है। इसको कौन खरीद सकता था? इंडिविजुअली भी खरीदा जा सकता था या ज्वाइंटली। और यहां पे कोई कैपिंग नहीं थी, नो लिमिट, आप कितना भी दे सकते हैं। यहां पे लिमिट ही नहीं था, कोई लिमिट नहीं था। आप 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़ कितना भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में अब देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कौन एलिजिबल था। तो केवल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अंतर्गत सेक्शन 29 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज और कम से कम 1% वोट, जो पिछला जो जनरल इलेक्शन रहा है या स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, इसमें अगर 1% से ज़्यादा वोट हासिल किया है पिछले इलेक्शन में और वो पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, तभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंड लेने के लिए एलिजिबल थे। अगर 1% से ज़्यादा वोट उसने हासिल नहीं किया है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंड लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे। सेक्शन 29 याद रखना, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन 29 ये है, इसके अंतर्गत कोई भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिसका कम से कम 1% वोट शेयर रहा हो पिछले इलेक्शन में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने से पहले अगर कोई डोनर है जो 20,000 से ज़्यादा का डोनेशन कर रहा था किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका कुछ डिटेल जरूरी होता था। जैसे कि कोई डोनर है, उसने 25,000 किसी पार्टी को डोनेट किया पॉलिटिकल फंड के रूप में, तो यहाँ पे क्या था कि उस इंसान को ये बताना होता था कि वो जो 25,000 दे रहा है ये क्लीन्ड मनी है, ये ब्लैक मनी नहीं है, ये टैक्स्ड मनी है। तो इसके लिए उसको क्या देना होता था? अपना कुछ डिटेल देना होता था, जैसे पैन वगैरह हो गया। अगर उसने 20,000 से ज़्यादा का डोनेशन देने के लिए अपना डिटेल दिया है कि हमारा ये क्लीन्ड मनी है, ब्लैक मनी नहीं है, तो उसका इंफॉर्मेशन क्या रहता था? पब्लिक डोमेन में रहता था। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्रोविज़न लाया गया कि यहाँ पे कि डोनर की किसी डिटेल को रखा नहीं जाएगा, डोनर का कोई डिटेल जरूरत नहीं होगा। वो 25,000 नहीं, 25 लाख, 25 करोड़ कुछ भी करे, ये 250 करोड़, 2,000 करोड़, कितना भी अमाउंट का दे दे, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो 25,000 करोड़ दे रहा है या 25 करोड़ दे रहा है वो क्लीन्ड मनी है, वो क्लीन्ड है कि ब्लैक मनी है। इस बात की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्रोविज़न लाया गया था। पहले क्या था कि अगर आप 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट दे रहे हैं तो आपको बताना होता था कि आप जो ये पैसा दे रहे हैं ये ब्लैक मनी नहीं है, ये टैक्स्ड मनी है। लेकिन यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद से ये ज़रूरत समाप्त कर दिया गया।
कि अब डोनर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम पैसा कहाँ से लाए हो, उसका कोई डिटेल यहाँ पर नहीं लिया जा रहा था। पहले लिया जा रहा था जैसे पेन वगैरह, लेकिन बाद में इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाले स्कीम में इसकी रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर 20,000 से कोई ज़्यादा दे रहा था तो वो पब्लिक डोमेन में रहता था, उसका इन्फॉर्मेशन आ जाता था। लेकिन अगर कितना भी अमाउंट का आप दे लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे रहे हैं तो आपको फुल एनोनिमिटी मिलती थी। आप बिल्कुल अनजान रह करके गुप्त तरीके से आप चंदा दे सकते थे। जो सेक्शन 29C था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, तो इसमें ये प्रोविजन था कि अगर 20,000 से ज़्यादा का आपको डोनेशन मिल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी था कि उसको यहाँ पे डिक्लेयर करें। यहाँ पे डिक्लेरेशन जरूरी था। अगर 20,000 से ज़्यादा का डोनेशन मिल रहा था तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए था कि पॉलिटिकल पार्टी उसको डिक्लेयर करेगी कि हमको इतना अमाउंट मिला है जो 20,000 से ज़्यादा के रकम में है। लेकिन 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया तो इसमें इस बात के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो बताए कि उसको कितना अमाउंट मिला है पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में। अगर ये किस में था, किस केस में ये था, अगर ये चंदा दिया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। अगर कैश के रूप में है तो आपको यहाँ पे बताना होता था पहले वाले केस में। लेकिन अगर बॉन्ड के रूप में है तो आप 20,000 को बात ही भूल जाइए। 20,000 की जगह पे अगर 20 करोड़ भी दे रहे हो, 200 करोड़ भी दे रहे हो, 2,000 करोड़ भी दे रहे हो, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये डिक्लेयर करना अब जरूरी नहीं है। ये डिक्लेरेशन का जो प्रोविजन था ना, इससे एग्जम्प्ट कर दिया गया। पहले आपको 20,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको डिक्लेयर करना है, लेकिन अब 20,000 ही नहीं, कोई भी अमाउंट आपको मिल जाए, लेकिन वो मिलना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अगर इस माध्यम से मिल रहा है तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 182 क्लॉज 1, ये याद रखना। ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 182 क्लॉज 1 है। तो इस सेक्शन के माध्यम से पहले क्या था, अगर पार्टीज को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर चंदा देना होता था तो कौन कंपनी एलिजिबल थी इस चंदा देने के लिए, तो इसका प्रोविजन यहाँ पे इस एक्ट में था, जो सेक्शन 182 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें था कि अगर कोई कंपनी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है कि नई कंपनी बनाए और तभी चंदा दे दिए, नहीं। कंपनी को, किसी कंपनी को चंदा देने के लिए एलिजिबल होना है तो उसके लिए शर्त जरूरी था कि वो कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर से एग्जिस्ट कर रही हो। और चंदा कितना दे सकता था कोई कंपनी, 7.5% से कम, इससे कम, इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता था। और 7.5 जो उसका नेट प्रॉफिट होता था, इससे कम ही देना होता था, इससे ज्यादा नहीं। और ये नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता था, जो 3 फाइनेंशियल ईयर था, जो पीछे का 3 फाइनेंशियल ईयर, उसका यहाँ पे एवरेज निकाला जाता था। उस एवरेज के अनुसार उसका 7.5% से कम ही चंदा दिया जाना अलाउड था किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया 2017 में, तो
ये जो कैपिंग था 7.5% वाला, इसको हटा दिया। पहले क्या है कि पहले आप 7.5% से ज़्यादा आप नहीं डोनेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट का इसका 7.5% से कम ही आप डोनेट कर सकते थे। लेकिन जो मनी बिल के रूप में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया, उसमें इस प्रोविजन को हटा दिया गया। ये जो कैपिंग था 7.5% का, इसको हटा दिया गया। अब बोला गया कि कोई कंपनी कितना भी अपना प्रॉफिट का दे सकती है, वो हम अपना 100% प्रॉफिट दान कर सकती है। या वो लॉस अगर मेकिंग है, कोई कंपनी अगर घाटे में है, कोई कंपनी है अगर 100 करोड़ का उसका घाटा हो रहा है, फिर भी वो चंदा दे सकती है। लेकिन पहले वाले केस में क्या था, पहले अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, उससे कम ही दे सकते हैं। ये कैपिंग हटा दिया गया इस माध्यम से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले स्कीम में। और क्या था प्रोविजन, पहले क्या था, पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया था तो कंपनीज को, कोई भी कंपनी है, इसको अपने बैलेंस शीट में ये डिस्क्लोज करना होता था। उसका जो बैलेंस शीट होता था उसमें डिस्क्लोज करना होता था कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा दिया है, XYZ जो भी है, तो इसको चंदा कितना दिया है। अपने चंदे के जो अमाउंट हैं उसको अपने उसके जो बैलेंस शीट में दिखाना होता था कंपनीज के। तो यहाँ पे कंपनीज के लिए यहाँ पे ऑब्लिगेशन था कि वो दिखाए कि कितना पॉलिटिकल पार्टीज को फंड दे रहा है और उसके बदले में कोई फायदा तो नहीं ले रहा है ना। यहाँ से ये पब्लिक डोमेन में रहता था ना, तो इससे एक चेक एंड बैलेंस बना रहता था। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो इस रिक्वायरमेंट को यहाँ पे खत्म, समाप्त कर दिया गया। अब बोला गया कि किसी कंपनी के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे कि किसको कितना चंदा दिया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो गई। कोई कंपनी कितना भी चंदा दे करके किसी पॉलिटिकल पार्टीज को और अपना काम करा सकती है, उससे कुछ फायदा ले सकती है। पहले वाले केस में क्या था, अगर किसी को अगर चंदा दे रहा था तो वो पब्लिक डोमेन में हो रहा था इंफॉर्मेशन, उसको बैलेंस शीट में दिखाना होता था। अगर किसी ने बड़ा अमाउंट दिया है किसी पार्टी को, उससे कुछ फायदा ले रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक स्क्रूटनी उसको करती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के माध्यम से जैसे इस ऑब्लिगेशन को यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाला जो ऑब्लिगेशन था, इसको यहाँ पे समाप्त किया गया। इसको समाप्त करने से क्या हुआ, एक एनोनिमिटी बन गई कि कोई कंपनी अनजान रह करके पॉलिटिकल पार्टी के साथ साठगांठ कर सकती थी, उसको फंड दे करके अपना काम करा सकती थी। पहले क्या था, 2007 इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले, कि कोई भी फॉरेन की जो कंपनी है, विदेशी कोई कंपनी, वो अलाउ नहीं थी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो इसने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, FCRA है, इसमें इसने अमेंडमेंट किया, इसने चेंज किया और किसी भी कंपनी है, किसी भी विदेशी कंपनी है, उसकी सब्सिडरी को इंडियन कंपनी मानना। अगर इंडिया में उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी बन रही है तो उसके, जैसे मान लिए कि ये फेसबुक है, ये क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, तो इसकी अगर इंडिया में कोई ब्रांच है तो फेसबुक इंडिया कर दिया। केवल एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर ये विदेशी कंपनी है, इंडिया में इसका ब्रांच बनाया तो इंडिया, ये क्या कर दिया, फेसबुक इंडिया कर दिया, फेसबुक इंडिया कर दिया, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। अब ये यहाँ पे क्या कर सकती है, इसको इंडियन कंपनी का जैसे स्टेटस मिल गया तो भी चंदा दे सकती है। पहले इसको रोका गया था, इसलिए रोका गया था कि कोई विदेशी जो कंपनी है या कोई विदेशी सरकार है, कंपनीज के माध्यम से हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफियर ना कर पाए, पैसा दे करके हमारी सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो अब तो ऐसे हो सकता है, ये रेडमी का कंपनी है चाइना की,
अब उसका रेडमी इंडिया उसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो भी चंदा दे सकती है। या कोई भी विदेशी कंपनी थी, अब उसकी सब्सिडरी जो इंडिया में जो उसकी सब्सिडरी है उसको एक इंडियन कंपनी का जो स्टेटस मिल गया, इंडियन कंपनी माना गया। अब उसको पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फंड देना मुश्किल नहीं रहा। वो अब फंड दे सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे फायदा ले सकती है, उसको इन्फ्लुएंस, हमारे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आगे क्या, जो सेक्शन 13A है इनकम टैक्स एक्ट का, इसमें क्या चेंज लाया गया। पहले क्या था, पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अगर 20,000 से ज़्यादा कोई अगर उसको फंड मिल रहा है तो उसको डिक्लेयर करना होता था। हमने पीछे बताया है ये बात कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20,000 से ज़्यादा अमाउंट में कोई फंड मिल रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज को इसको डिक्लेयर करना होता था, इसको डिक्लेयर करना होता था। अब 2017 में जब आया इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इस जो 20,000 वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बोला गया कि अब कोई भी 2,000 से ज़्यादा का जो अमाउंट है, कोई भी अमाउंट जो 2,000 से ज़्यादा का है, अगर इस अमाउंट से ज़्यादा का कोई फंडिंग मिलता है तो अब पॉलिटिकल पार्टीज को इसको डिक्लेयर करना जरूरी है। पहले कितना का कैप था, 20,000 करोड़, कि अगर 20,000 से ज़्यादा मिल रहा है तभी पॉलिटिकल पार्टी को डिक्लेयर करना होता था। अब यहाँ की क्या हो गया, इसको 2,000 बोल दिया कि अब 2,000 से ज़्यादा हो रहा है तब आपको पॉलिटिकल पार्टी को उसको डिक्लेयर करना होगा। इससे क्या हुआ, इससे देखिए, पहले जो 20,000 का था, तो मान लीजिए कि किसी को 1 लाख का अगर 1 लाख का अगर चंदा मिलता था तो 5-6 रिसिप्ट में वो हो जाता था, 6 रिसिप्ट बना लिए। अब इसको ज़्यादा, अब यहाँ पे उनके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ गई, अब इसको ज़्यादा रिसिप्ट में तोड़ना होता था। इससे छोड़िए तो 50 से ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि अब कैश में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो छोटी, उनके लिए अब कैश में फंड लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो जानकारी है सरकार के पास चली ही जाती थी, तो वहाँ पर भी एक डर था। तो अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको यहाँ पे फंड मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये क्या कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे अब फंड का कैश से इस लिमिट को यहाँ पे कम करने की वजह से क्या हो रहा था, अब कैश से जो फंडिंग है ये अब यहाँ से घट रहा था, क्योंकि यहाँ पे अब डिफ़िकल्टी आ रही थी कि 2,000 पे ही अब यहाँ पर लगा दिया था कि 2,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, ये तो कैश की बात है, 2,000 करोड़ से नहीं, 2,000, अगर सिर्फ 2,000 अमाउंट का से ज़्यादा का अगर कोई अमाउंट दे रहा है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिक्लेयर करना कंपलसरी था। लेकिन वही अमाउंट अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया जा रहा है, यहाँ पर तो 2,000 का ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। आप यहाँ पे 2,000 रुपीज नहीं, 2,000 करोड़ रुपीज कीजिए तो भी, कितना भी बड़ा अमाउंट आप ले लीजिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को इसको डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा प्रोविज़न बनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम में कि अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड मिल रहा है तो आपको उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फुल एनोनिमिटी मिल रही थी, पूरी तरीके से गुप्त रह के आप चंदा दे सकते हैं। पार्टियों को यहाँ पे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अमाउंट कोई भी हो। यहाँ पे 2,000 अमाउंट, 2,000 रुपये में भी से ज़्यादा में ही आपको डिक्लेयर करना होता था। लेकिन इस केस में कितना भी बड़ा अमाउंट ले लीजिए तो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। 2002 में क्या होता है, जो ADR है, जो इस पूरे केस को, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस को जिसने लड़ा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक NGO है दिल्ली बेस्ड। तो 2002 में ये ADR गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गई तो
इसने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला कि क्या वोटर को ये अधिकार है कि नहीं कि वो जो उसका कैंडिडेट है जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसके बारे में जाने कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका इनकम क्या है, उसके ऊपर कौन सी केसेस चल रहे हैं एसेट के बारे में। मतलब यहाँ पे वोटर के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट से उसने सवाल किया कि क्या वोटर को ये अधिकार है कि नहीं कि वो अपने जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में जाने और उसके बाद से उसका कंपेरेटिव एनालिसिस करे कि कौन उसके लिए बेस्ट है, बेस्ट चॉइस। यहाँ पे कैंडिडेट्स में से बेस्ट चॉइस अपना चुनने के लिए ये जरूरी था कि वो उसके बारे में जाने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये अधिकार सही है, वोटर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो कैंडिडेट के बारे में जाने कि कैंडिडेट का क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसकी इनकम क्या है, एसेट क्या है, केसेस क्या हैं। मतलब यहाँ पे कैंडिडेट के बारे में जानने का अधिकार वोटर को दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आता है केस 2017 का। 2002 में तो एडीआर ने बोला कि वोटर को कैंडिडेट के बारे में जो चुनाव लड़ रहा है, कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बारे में जानने का अधिकार है कि नहीं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये अधिकार है वोटर के पास में क्यों कैंडिडेट के बारे में जाने। अब 2017 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में वही एडीआर गई, उसने बोला कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के बारे में जानने को वोटर को अधिकार नहीं है कि उन पार्टी को फंड कौन कर रहा है। चूंकि ऐसा क्यों कहा उसने, बोला कि जैसे भी चुनाव होता है, जो भी चुनाव होता है, तो जो एक्सपेंडिचर वाला जो लिमिट होता है वो होता है कैंडिडेट पे लिमिट होता है कि आप इतने से ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो कोई लिमिट नहीं होता है, जितना चीज होता है मैनेज तो कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले वोटर को जानने का अधिकार, कैंडिडेट को जानने का अधिकार वोटर को मिला हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है कि नहीं। एडीआर का ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर वोटर को ये भी अधिकार हो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कौन कर रहा है, कोई गलत तरीके से उसको फंडिंग नहीं मिल रही है ना, तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा ये ओपन होगा, पारदर्शी होगा, और जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की नज़र होगी कि गवर्नमेंट को कौन फंड कर रहा है, जो पार्टी है सरकार में उसको कौन फंड कर रहा है, उसके बदले कोई फायदा तो नहीं ले रहा है ना। तो इससे सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। ये था एडीआर का तर्क। तो इस बात को सरकार ने अपोज किया। जो एडीआर कह रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है इसके बारे में जानने का अधिकार किसको है, वोटर को अधिकार है। वोटर के पास ये राइट होना चाहिए कि फंडिंग आपको कौन कर रहा है ये वोटर जाने। तो सरकार का कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत अधिकार नहीं है जानने का कि उसको कौन फंड कर रहा है। अब सरकार ये बोल रही है कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक पब्लिक अथॉरिटी होने के नाते जिस तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए वो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही थी, बेनिफिट तो ले रही थी। जैसे टैक्स बेनिफिट उनको मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, हाँ पब्लिक लैंड मिल जाता है प्राइम लोकेशन पे, सब्सिडाइज रेट पे, और बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो ये फायदे तो पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं, लेकिन अपने को बता रही हैं कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हमसे पब्लिक कोई सवाल नहीं पूछ सकती, हमारे बारे में जानकारी नहीं ले सकती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया इस आधार पे कि अगर इस तरीके की एम्बिग्यूटी रहेगी तो ये अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है इसको जानने का अधिकार वोटर को है।
एडीआर ने कहा, एडीआर का तर्क था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो फंडिंग हो रही है, जितने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं, 1 करोड़ या 10 लाख से ज़्यादा वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की जो संख्या है 99% है। मतलब 99% जो फंडिंग हुआ है इससे बड़ी रकम में हुआ है। तो सवाल उठता है कि कोई इतने बड़े अमाउंट को क्यों देगा पॉलिटिकल पार्टीज को? ये जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं, कोई आपको 1 करोड़ चंदा क्यों देगा? ये जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं। इसके लिए तो कोई वो अपना फायदा खोजेगा, कोई बेनिफिट सोचेगा, बेनिफिट की उम्मीद रखेगा पॉलिटिकल पार्टी से जो सत्ता में है। क्योंकि इतने बड़ा अमाउंट कोई गरीब आदमी तो दे नहीं सकता है, जो वेल्दी पीपुल हैं वही दे सकते हैं। यहाँ पे क्विड प्रो क्वो वाला अरेंजमेंट है, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल है कि हम आपको फायदा करा रहे हैं, आप हमें फायदा कराइए। 1 करोड़ अगर दे रहा है कोई चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये इसको फायदा पहुंचा रहा है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करेगा कि हमको भी आपको ही दीजिए फायदा। तो ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी या क्विड प्रो को, फायदे वाला अरेंजमेंट, दोनों का फायदा, म्यूचुअल बेनिफिशियल अरेंजमेंट है कि फंडिंग के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा आ रहा है तो कंटेस्ट, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है तो उसमें जीत रही हैं, और जीतने के बाद से वहीं अब रिटर्न कर रही है, इसको जो कंपनी है उसको चंदा दिया है तो उसको फायदा पहुंचा रही हैं। तो ये क्या है? ये क्विड प्रो क्वो जो क्वो है अरेंजमेंट है। क्योंकि ये इसका पूरा तर्क ये है कि कोई फ्री लंच तो करा नहीं रहा है दुनिया में, नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। आपको कोई मुफ्त में 1 करोड़ का चंदा तो नहीं देगा, वो फायदा जरूर सोचेगा अपना। तो एडीआर का कहना था कि अगर इस अमाउंट में, इतने लार्ज अमाउंट में फंडिंग हो रही है तो यहाँ पे ये गड़बड़ जरूर है, क्विड प्रो वाला है, ये तो करप्शन है ना, ये करप्शन हो गया। तो इसलिए पब्लिक को ये अधिकार है जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है, कितना फंड कर रहा है, उससे क्या फायदा ले रहा है। अगला तर्क है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये किसके द्वारा इशू किया जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, एसबीआई के द्वारा। ये क्या है? स्टेट बैंक इंडिया ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आ रहा है। तो यहां से इंफॉर्मेशन सरकार को तो मिल ही रहा है ना, पब्लिक से बैंक से यहां सरकार को मिल रहा है इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट को ये पता है कि बॉन्ड कौन खरीद रहा है। तो इससे क्या होगा? विक्टिमाइजेशन होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपोजिशन पार्टीज को। अगर सरकार को पता है कि कोई आदमी खरीद के किसी अपोजिशन पार्टी को दे रहा है फंड, उसको चंदा दे रहा है, तो उसको अपने एजेंसीज के द्वारा उसको धमकाएगी, डराएगी, उसको डिस्करेज करेगी कि अपोजिशन पार्टीज को चंदा आप नहीं दो। तो क्या होगा? अपोजिशन पार्टीज को यहाँ पे चंदा ही नहीं मिल पाएगा। अपोजिशन पार्टी को जैसे चंदा नहीं मिला तो क्या हो गया? जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि सबको बराबरी से लड़ाई हो रही है, अगर इलेक्शन भी हो रहा है तो सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत धनिक है, किसके पास खूब पैसा है, किसी के पास पैसा ही नहीं है। उस केस में जिसके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, वो तो आराम से जीत जाएगा इलेक्शन। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। अगर कोई सरकार को अनलिमिटेड अमाउंट दे रहा है फंडिंग के रूप में, तो वो उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे फेयरनेस नहीं रहेगा। इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका तीसरे का यहाँ पे हो गया इन्फ्लुएंस। जैसे इन्फ्लुएंस किसी थर्ड, फ्री एंड फेयर का मतलब है
फ्री का मतलब है कि किसी तीसरे पर्सन का दूसरे तीसरे पर्सन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब फेयर मतलब दिखना चाहिए कि हाँ ये फेयर मतलब बराबरी का है, उचित है। तो यहाँ पे तो कोई नहीं रहेगा। कोई आदमी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चंदा दे करके यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर देगा तो फ्री रहेगा नहीं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फेयर भी नहीं रहेगा। तो ये चीजें हैं, ये प्रभावित होंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ये प्रभावित कर रहा है, अब उसके बाद से देखते हैं कि गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या था, क्योंकि हमें सबका पक्ष यहां पे रखना है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि हम डोनर की आइडेंटिटी को इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसको एनोनिमस बना के रख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से अगर हम उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार होगा। अगर आज रूलिंग पार्टी को कोई चंदा दे रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो अगर उसका इन्फॉर्मेशन है पब्लिक में, तो कल अपोजिशन वाली पार्टी आती है सत्ता में तो उसको विक्टिमाइज करेगी, उसको पनिश करेगी कि तुमने उस समय हमको चंदा क्यों नहीं दिया, उस समय जो रूलिंग पार्टी थी उसको चंदा क्यों दिया। तो इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ऐसे किया कि अभी तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार के पास जानकारी हो जाता है कि कौन किसको चंदा दे रहा है, तो अभी तो आप खुद कर रहे हो, विक्टिमाइजेशन कर रहे हो। तो ये हो गया क्या, सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन की बात जो कर रहे हो आप, सरकार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो विक्टिमाइजेशन की आप बात कर रहे हो वो विक्टिमाइजेशन तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो भी सेलेक्टिव। ऐसा नहीं, अपोजिशन वालों के पास तो विक्टिमाइजेशन करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके पास में और केवल आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हो यहाँ पे। तो ये आपका तर्क यहाँ पे टिकता नहीं है। सरकार का दूसरा तर्क है कि राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ डोनर। सरकार ने बोला कि कोई चंदा देना चाहता है, उसकी प्राइवेसी है, उसको हम कैसे बात डिस्क्लोज करें। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इसको बोला कि कोई प्राइवेसी, छोटे मोटे अमाउंट में अगर कोई दान दे रहा है, जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए दे रहा है, तो उसको पहले मिला हुआ है। अगर कोई 100 करोड़ चंदा दे रहा है और यहाँ पे अपनी प्राइवेसी को, इसको भी मेंटेन करके रखना चाह रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर 100 करोड़ दे रहा है, इसका मतलब वो कोई आपसे बेनिफिट लेना चाहेगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे प्राइवेसी आपको नहीं मिलेगी। प्राइवेसी वहीं मिलेगा जहाँ पर जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट की बात हो। ये तो सीधा सीधा करप्शन जैसे लगता है कि आप इतने अमाउंट में दे दिए, कोई भी अमाउंट दे दिए और उससे फ़ायदा लीजिए, बाद में सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, चाहे और भी बेनिफिट लीजिए। तीसरा है, सरकार का तर्क था जो ब्लैक मनी है पॉलिटिकल सिस्टम में उसको कर्ब करना था, कैश को डिस्करेज करना था। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कैसे? क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, क्या बियरर बॉन्ड था। बियरर बॉन्ड का मतलब है कि कोई भी क्रिमिनल भी यहाँ पे आकर के अपना मनी क्लीन कर सकता है, ब्लैक मनी एंटर कर सकता है। तो इन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार के पास ज़्यादा तर्क नहीं था। अपने पीछे अगर सब देखा है, जो डिफरेंस बताया गया है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सरकार का कोई तर्क यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। कौन कौन सा ग्राउंड था जिस आधार पे इसको खारिज किया गया? पहला था ग्राउंड राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट था। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है।
कौन सा आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना था कि एनोनिमस पॉलिटिकल जो डोनेशन है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो पब्लिक को अधिकार होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड दे रहा है इसके बारे में जानकारी उसे हो। पब्लिक को ये जानने का अधिकार है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में पब्लिक सबसे ऊपर है, सारा पावर पब्लिक में है। और पब्लिक को ही पता नहीं रहेगा कि कौन किसको फंड कर रहा है, ये तो नहीं चलेगा। तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का उल्लंघन माना इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर वोटर को ये पता है, पब्लिक को ये पता है कि फंडिंग कैसे हो रही पॉलिटिकल पार्टीज की, तो एक कैंडिडेट को अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करने में वो डिसाइड करेगा कि अगर उसको फेयर तरीके से उसको फंडिंग मिल रही है, किसी प्रकार का क्विड प्रो क्वो वाला अरेंजमेंट नहीं लग रहा है, तो वो अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकेगा, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अगर जान रहा है कि फंडिंग कैसे हो रही है तो वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो जो पार्टिसिपेशन जब डेमोक्रेसी में बढ़ती है तो जो सरकार होती है वो अकाउंटेबल होती है। इस आधार पे उसको खारिज किया गया। कहना था सुप्रीम कोर्ट का जो बेटर पार्टिसिपेशन क्या करता है, सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे कंसर्न जताया कि जो एसोसिएशन है, डीप एसोसिएशन है पॉलिटिक्स और मनी का, ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए उसको ये हैम्पर करता है। जैसे पॉलिटिक्स में मनी और पॉलिटिक्स दोनों के बीच में जो एसोसिएशन बनता है, जो साठ गांठ होता है, जो ब्यूरो जो यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस हैं और बिजनेसमैन हैं, तो उनके बीच में साठ गांठ बनने से क्या करता है, बिजनेसमैन कोई है तो क्या करेगा, किसी पार्टी को यहाँ पे फंड करेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, यहाँ पे ढेर सारा पैसा दे देगा। अब जैसे ज़्यादा पैसा दिया उसको तो यहाँ पे क्या आती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है। एक पार्टी को पैसा खूब मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आएगी। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अफेक्ट हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो फंड लिया जा रहा है, क्विड प्रो क्वो वाला अरेंजमेंट को क्या करेगा, ये इनकरेज करेगा, इसको प्रमोट करेगा। तो ये हमारे जो डेमोक्रेसी हमारी उसके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कल के डेट में ये जो पैसे जो फंडिंग करने वाले लोग हैं क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट के लिए, वो फंडिंग करके सरकार को अपने कैप्चर में कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो हमारा जो वेलफेयर स्टेट है हमारा कंट्री, वो यहाँ पे उसका जो नेचर है, उसका कैरेक्टर है, वो बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट यहाँ पर दिखाया है कि जो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट है ये प्राइवेसी के संदर्भ में है। ये वाला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्राइवेसी कब मिलता है, प्राइवेसी मिलने के लिए भी कुछ ग्राउंड है कि प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट होता है उसका। जो पुट्टास्वामी जो केस आया था, जो जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, उसी में ये इवॉल्व होकर आया है कि आपकी प्राइवेसी जगह पे डिपेंड करेगी, ठीक ना, एक्सटेंट पे कि कितना जरूरी है, किस केस में कितना मिलेगा। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर कोई 20,000 से कम का अगर कोई डोनेशन देता था पहले,
तो उसको एनोनिमस रखा गया था, उसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज अगर 20,000 से कम में उसको चंदा मिलता था तो उसको दिखाती ही नहीं थी, बोलती थी कि 20,000 से कम का है, ठीक ना, तो इसको इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो डोनर होता था, अगर 20,000 से कम कोई डोनेट कर रहा है तो उसको एनोनिमस रखा जाता था, उसकी पहचान को यहाँ पे जाहिर नहीं किया जाता था। तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि 20,000 से कम वाले केस में डोनर की प्राइवेसी पहले से ही प्रोवाइड किया गया था, उसको पहले से मिला हुआ था। तो अगर कोई 20,000 से कम दे रहा है तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पे वो जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट है। यहाँ पे कोई क्विड प्रो को वाला अरेंजमेंट नहीं है। कोई 20,000 से कम दे के क्या इन्फ्लुएंस करा देगा, कौन सा सरकार से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगा, ये कम अमाउंट है। तो अगर कम अमाउंट आप दे रहे हो तो आप प्राइवेसी के भागीदार हो, प्राइवेसी आपको मिलेगा, प्राइवेसी के आप हकदार हो। लेकिन अगर आप 10 करोड़ 20 करोड़ दे रहे हैं फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी बनी रहे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट में पास नहीं होता है। आपको प्राइवेसी तभी मिलेगी जब आप जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए फंडिंग कर रहे हो, क्योंकि इस केस में चांस कम है, लिस्ट चांस है, नहीं के बराबर चांस है कि यहाँ पे कोई एडवांटेजियस रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो अनकैप्ड है चाहे अनलिमिटेड डोनेशन है, ये क्विड प्रोको वाले अरेंजमेंट को यहाँ पे दिखाता है कि कोई फ्री में नहीं देगा। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ कोई चंदा दे रहा है तो अपने फायदे के लिए ही देगा। तो ये फायदा किस रूप में होता है, सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है चंदे के माध्यम से। तो इसलिए ह्यूज पॉलिटिकल डोनेशन करने के बाद से आपको प्राइवेसी नहीं मिलेगी। यही बात है, ये बताए कि अगर आप कोई फायदा लेने के लिए क्विड प्रोको वाले अरेंजमेंट के लिए अगर आप अनलिमिटेड अमाउंट में फंडिंग कर रहे हैं तो आपको प्राइवेसी के हकदार आप नहीं रहेंगे, प्राइवेसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को यहाँ पे पास नहीं कर रहा है। ये जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए ही है, राइट टू प्राइवेसी जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए आप इतने अमाउंट में दीजिए कि जो डाइजेस्ट हो, जो लगे कि हाँ भाई आप पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए दे रहे हो, आप कोई फायदा के लिए नहीं दे रहे हो। ये क्या क्या वायलेट करता है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसको प्रभावित करता है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। केशवानंद भारती केस में जो एक डॉक्ट्रिन जो इवॉल्व होकर आया कि जो संविधान के कुछ बेसिक तत्व हैं जिसको सरकार कभी नहीं चेंज कर सकती है, संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन संविधान की कुछ मूल बातें हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर हमारा संविधान टिका हुआ है, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला जो केस है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आ रहा है तो ये प्रभावित होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमिटेड है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को हम डैमेज नहीं होने देंगे, इसको हम मेंटेन रखेंगे। अगर ऐसा सिस्टम रहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, क्विड प्रो क्वो वाला अरेंजमेंट होता है, तो आखिर में तो हमारी डेमोक्रेसी सफर करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जो गवर्नमेंट में और बिजनेस लीडर्स जो भी हैं उनके बीच में जो एडवांटेजियस रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे के फायदे वाला रिलेशनशिप है, ये क्या करेगा, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म को जन्म देगा। क्रोनिक जैसे कैपिटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो
बिजनेस लीडर्स हैं इनको यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेटरी रोल प्ले करती है। अगर कोई बिजनेस लीडर किसी पॉलिटिशियन जो सरकार है, सरकार को यहाँ पे पावर में आने से पहले उसको फंड किया है, उसको पावर में लाया है, तो उसको ये सही से रेगुलेट कर पाएगी सरकार? नहीं कर पाएगी ना, वो उसका फायदा कराएगी। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे एडवांटेजेस रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं होना चाहिए। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया गया है, पुराने केस में हमने उसमें कमियां देखी कि जितने फंडिंग होती थी पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको पॉलिटिकल पार्टीज दिखाती थी कि सारा हमारा कैश में हुआ है और 20,000 से कम के रकम में हुआ है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा अमाउंट को दिखाते नहीं थे, उसके रिसिप्ट को 20,000 से छोटे में तोड़ देते थे और किसी डोनर के बारे में दिखाने के लिए उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज हो गया, तो फिर हम लोग उस पुरानी व्यवस्था पे चले गए। तो आगे क्या रास्ता हो सकता है कि पॉलिटिकल फंडिंग सही तरीके से हो, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग जरूरी है। अगर पॉलिटिकल फंडिंग नहीं होगी तो केवल जो धनी लोग हैं जिनके पास में रिसोर्सेज हैं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं वहीं आएंगे पावर में, और जो जेन्युइन अगर कोई पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई काम करना चाहता है जिसके पास पैसा नहीं है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पाएगा, उसमें सफल नहीं हो पाएगा। तो पॉलिटिकल फंडिंग तो जरूरी है। अब पुराने जो सिस्टम था, पुराना सिस्टम था, उसमें कमियां थी, तो इसको कैसे हम लोग दूर करें? तो हम इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस को देखते हैं। इससे संबंधित जो फंडिंग से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं, इससे सुधार से संबंधित, ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है जो 1998 में बनी थी। इसका कहना था कि स्टेट फंडिंग कीजिए, किसी बिजनेस लीडर से फंडिंग कराने की जरूरत नहीं है, सरकार फंडिंग करे सबको और सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो प्रोवाइड करे। इसका कहना था जो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी है केवल उसी को फंडिंग करो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए फंडिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना? क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को फंडिंग करने लिया जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, जो रिसोर्स का कंस्टेंट वाली बात आएगी वो सामने आएगी। कितने भी लोग इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं चुनाव में, तो वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए इसने बोला कि जो नेशनल पार्टी है चाहे स्टेट पार्टी है उसको केवल फंडिंग किया जाए। ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का रिकमेंडेशन था। और बोला कि शुरू में जो फंडिंग करो ना वो पैसे में नहीं करो, फंडिंग इन काइंड करो। कोई फंडिंग इन काइंड का मतलब है कि किसी सामान में आप फंडिंग कीजिए, जैसे उसको किसी प्रकार का आप छूट दे दीजिए, जैसे बिजली वगैरह से संबंधित कोई बात है, चाहे कैंपेन वगैरह से संबंधित कुछ है, तो आप पैसा ना दे करके उसको कोई सामान दे दीजिए, जो उसका इलेक्शन में जो खर्चा आने वाला है, जो लगने वाला है कोई सामान, तो वो सामान प्रोवाइड करा दीजिए। और ये कहना था कि फुल फंडिंग की जरूरत नहीं है, पार्शियली फंडिंग कीजिए। कहिए कि आप फंडिंग कुछ अपने से भी कुछ अरेंज कीजिए और कुछ स्टेट फंड कर देगा, कुछ सरकार फंड करेगी, आप कुछ अपने से करो और उससे जो व्यवस्था बना के रखो। इलेक्शन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था जो 2004 में आया था, इसका क्या रिकमेंडेशन था? इसका रिकमेंडेशन था जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अकाउंट को पहले तो पब्लिश करें, पब्लिक में आना चाहिए कि उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये रिकमेंडेशन था कि जैसे फंडिंग होगी, नहीं, जो फंडिंग उनकी हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर उसको वो पब्लिश कर रहे हैं तो पब्लिश करने की वजह से क्या होगा, वो उनकी स्क्रूटिनी होगी, पब्लिक देखेगी ना। पब्लिक का काम, पब्लिक की अगर
सामने कोई चीज आ रहा है तो वहां से वो स्क्रूटनी करेगी कि कोई गलत आदमी तो फंड नहीं कर रहा है ना। तो पहला रिकमेंडेशन था इलेक्शन कमीशन का कि यहाँ पे पब्लिश करना है उनके अपने अकाउंट को, और दूसरा अकाउंट की ऑडिटिंग जरूरी है और इस ऑडिटेड अकाउंट को आप पब्लिक करो। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई अकाउंट आपने पब्लिक कर दिया, वो सही भी हो, जेन्युइन भी हो सकता है, फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, इसलिए उसको आप पहले ऑडिट कराइए उसका किसी ट्रस्टेड, जैसे कैग है, कैग से अप्रूव्ड जो फॉर्म्स हैं वहीं आप यहाँ पे ऑडिट करें। कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटिंग का काम करता है। तो आप कैग से अप्रूव्ड जितने भी फॉर्म हैं उनसे ऑडिट कराइए अकाउंट को, और ऑडिटेड अकाउंट को आप पब्लिक कीजिए। इससे क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पब्लिक को स्क्रूटनी करेगी। लॉ कमीशन का भी इसमें रिकमेंडेशंस है 1999 का। इसने बोला कि जो स्टेट फंडिंग है ये डिजायरेबल है। अगर क्या होता है कि दूसरी सोर्सेज से फंडिंग नहीं होती है तो स्टेट फंडिंग, इसको तो ये प्रमोट कर रहा है कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए, लेकिन बोल रहा है कि दूसरे जगह से फंडिंग को आप रोकिए। दूसरे जगह से अगर फंडिंग नहीं हो रहा है तभी आप स्टेट फंडिंग कीजिए, ये डिजायरेबल है, ठीक ना। इसने करने के लिए बोला नहीं कि आप कीजिए, बोला कि नहीं ये अगर हो तो सही है, यहाँ पे सजेशन टाइप का हो गया। और इसने लॉ कमीशन ने, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, तो उसमें बोला लॉ कमीशन ने कि एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कीजिए, नया सेक्शन, सेक्शन 78A। ये सेक्शन क्या करेगा कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, वो उनका अकाउंट एक मेंटेन करके रखे, उसका ऑडिट कराए, उसका पब्लिकेशन कराए। मतलब एक अकाउंट रखना यहाँ पे इनके लिए बाध्यकारी हो, और उस अकाउंट को रेगुलरली ऑडिट कराएं और ऑडिटेड जो रिपोर्ट वगैरह हैं उसको पब्लिक करें। अगर कोई नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाए। ये व्यवस्था, ये रिकमेंडेशन था किसका, लॉ कमीशन का। आगे क्या रास्ता हो सकता है, सब रिकमेंडेशंस को ध्यान रखते हुए, पूरे केस को ध्यान रखते हुए, तो रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करना ज़्यादा जरूरी है। जितने भी डोनेशन आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसका रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलेशन नहीं होगा ना, तो कुछ जो लार्ज जो डोनर्स हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो सरकार को अपने कब्जे में ले सकते हैं ह्यूज अमाउंट में फंडिंग करके। तो इसलिए अगर कुछ लोग मिल करके सरकार को, गवर्नमेंट को क्या करे, गवर्नमेंट को अपने प्रभाव में न ले ले, इससे बचने के लिए जरूरी है कि जो फंडिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये फंडिंग क्या हो, फंडिंग हो ये रेगुलेट हो। अगर फंडिंग रेगुलेट होता है ना, तो यहाँ पे ये नेक्सस नहीं बन पाएगा गवर्नमेंट में और बिजनेस हाउसेज में। ये जो नेक्सस बन रहा है, ये नेक्सस डेवलप नहीं हो पाएगा। इसको डेवलप होने से पहले ही आप समाप्त कर दीजिएगा। और क्या हो सकता है कि जो पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स को इतना खर्चीला ही क्यों बनाना, पॉलिटिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे मनी के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम कीजिए, इसको रेगुलेट कीजिए। कैसे रेगुलेट करना है कि पॉलिटिक्स में मनी का ज़्यादा बोलबाला नहीं हो, ठीक ना। ये पॉलिटिक्स हो मेरिट के बेसिस पे, ना कि पैसे के बल पे। पैसे के बल पे होगा तो सही नहीं होगा डेमोक्रेसी के लिए। एक्सपेंडिचर जो है
एक्सपेंडिचर पे अगर लिमिट आप लगा रहे हैं तो ही तो आप इन्फ्लुएंस को कम करेंगे ना। तो इस एक्सपेंडिचर को आप लिमिट कीजिए। पब्लिक फंडिंग कीजिए। ये सारे जितने रिकमेंडेशन हैं सब बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है वो पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए, वो सरकार करे फंडिंग है। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, यहाँ पे पब्लिक स्क्रूटनी कर पाएगी उसको अगर पब्लिक डोमेन में रहेगा तो। और इसमें एक चीज और भी है देखने वाली कि ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी में अगर कोई जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है ना तो उसको एनोनिमिटी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी इन दोनों के बीच में हमको बैलेंस बना के रखना है कि कैसे अगर कोई बहुत कम अमाउंट में दे रहा है, जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए दे रहा है, अगर वो एनोनिमस रहना चाहता है तो आप उसको एनोनिमिटी दीजिए, उसके लिए व्यवस्था बनाइए। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दे भी रहा है और उससे फ़ायदा नहीं सोच रहा है तो उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए कि उसकी कुछ प्राइवेसी थोड़ा कंप्रोमाइज हो। लेकिन कोई कम दे रहा है तो उसकी प्राइवेसी को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। तो ट्रांसपेरेंसी और एनोनिमिटी के बीच में बैलेंस बनाना भी यहाँ पे जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है, सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड हो सकता है कि जो नेशनल इलेक्शन फंड बनाइए और यहाँ पे सब कोई डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये क्या, कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना चाहता है तो वो किसी पार्टी को डोनेट ना करके जो नेशनल इलेक्शन फंड है उसमें डोनेट करे और वहाँ से उनको एलोकेट किया जाए फंड को उनके परफॉर्मेंस के आधार पे कि किसको कितना वोट मिल रहा है, किसको पब्लिक कितना पसंद कर रही है। अगर किसी को ज़्यादा पसंद कर रही है पब्लिक, ज़्यादा वोट मिल रहा है तो उसमें उसको ज़्यादा शेयर मिले। तो यहाँ पे डोनर क्या करेंगे, ये नेशनल इलेक्शन फंड में, इस फंड में अगर डोनेट कर रहे हैं और इस फंड को यहाँ पे परफॉर्मेंस के आधार पे एलोकेट किया जा रहा है तो ये बेस्ट तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए। ठीक ना। आज का लेक्चर यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।